Yes, good evening, children. So हमने पिछली क्लास में पढ़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड वी केम टू नो दैट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स एंड सैलिएंट फीचर जब हम पढ़ रहे थे तो वी केम टू नो कि मतलब ह्यूमन में जो है कुल मिलाकर के 3164.7 मिलियन जीन्स मिलते हैं, है ना। और फिर हमने उनके बारे में पढ़ा है कि मतलब हमको केवल लेस देन 2% जीन जो है वो मतलब जीन जो है वो एक्चुअली प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, बाकी सब सिर्फ पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करते हैं। जबकि अब तक हम ये लिखते आए थे दैट इज जो सेंट्रल डॉग्मा लिखा था तो हमने लिखा था कि मतलब डीएनए गिव्स आरएनए एंड आरएनए गिव्स प्रोटीन। तो इनफैक्ट आप प्रोटीन देने वाले तो लेस देन 2% ही है। ठीक है, फिर अपन ने उसके बारे में पढ़ा है कि जो फर्स्ट क्रोमोसोम है दैट इज द लार्जेस्ट, मतलब उसके अंदर सबसे ज्यादा जीन मिल रहे हैं और उनके नंबर है 2968। तो दैट इज अ क्वाइट ए बिग नंबर और इसीलिए जो है उसकी पूरी स्टडी करते करते हमको मई 2006 तक का टाइम लग गया। ऑफ कोर्स वी सेड कि इट इज 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट बट इन फैक्ट मतलब उसको कंप्लीट होते होते 16 ईयर्स लग गए थे। ठीक है, और फिर हमने देखा कि जो जीनोम है उसका जो लार्ज पार्ट है वो तो वीएनटीआर है, मतलब जो रिपीटेड सेगमेंट्स है, रिपीटेड यूनिट्स हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है। दे आर अननेसेसरी, मतलब बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव जीन कुछ सेगमेंट ऐसे आते हैं जहाँ जो कि मतलब अननेसेसरी वहां पे हो रहा है, तो दे दैट इज एक्चुअली फॉर्मिंग द लार्ज पार्ट ऑफ द डीएनए विच आर नॉट एक्सप्रेस्ड। ठीक है, उनका कोई कोई मतलब नहीं है वहां पे होना नहीं होने से। तो उसके बारे में अभी तक हमको पूरी तरह से पता नहीं है। हम ये सोच करके चल रहे हैं कि वो क्या पता वो सेफ्टी के लिए हो सकता है कि वो कभी फंक्शनल रहे हों और अनफंक्शनल हो गए हों, या हो सकता है कि वो म्यूटेशन से रिपीटेशन से बन गया हो, और हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ जो है बाद में फ्यूचर में कभी कोई फंक्शनल जीन बन जाए। तो ये सारी चीजें अभी हमको पूरी तरह से क्लियर नहीं है ना। तो अभी हम उनके बारे में मतलब इंफॉर्मेशन पे लेके हमने रख लिए। और हमने ये मालूम कि पता किया कि मतलब 50% जीन ही ऐसे हैं जिनका हमको एक्चुअल में फंक्शन पता है ना। तो जीन विच आर फॉर विच फंक्शंस आर नॉन टू अस, 50% जीन तो ऐसे हैं जो जो एक्सप्रेस तो हो रहे हैं लेकिन हमको उनका फंक्शन नहीं पता। ठीक है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका मतलब जो वहां पे है लेकिन उनका फंक्शन हमको पता नहीं। तो ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली उनका यूज क्या है, व्हाट विल बी द एप्लीकेशन इफ वी ट्राई टू मेक यूज ऑफ इट। तो वो हमको कहाँ पे काम आ सकते हैं, देखिए। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो वैसे तो अपन ने जब अपन गोल सेट कर रहे थे तब अपन ने कहा था कि ये हमारे काम आएगा फॉर सम ऑफ द रिसर्च एंड फॉर इम्प्रूविंग सम ऑफ द क्या कहते हैं टेक्निक्स, है ना। और इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू द सम अदर एजेंसी जहाँ पे उसकी जरूरत पड़ती है रिसर्च वगैरह में, कुछ चीजें बनाने वगैरह में। अब देखते हैं वास्तव में कहाँ काम आ रहा है। ठीक है, तो लेट अस सी। ये है application of future challenges. Deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define the research through the coming decades, leading our understanding to the biological system. कई सारी चीजें जो है अभी भी हमको क्लियर नहीं है। वी डोंट नो व्हाट आर द एक्चुअल वे ऑफ वर्किंग और हाउ द थिंग्स गोज ऑन और हाउ अ न्यू जीन इज ओरिजिनेटेड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई सारी चीजों के बारे में हमको अभी तक पता नहीं है। तो हो सकता है ये जीनोम की स्टडी के साथ में हम कभी उसको रिवील कर पाए। The enormous task will require the expertise and creativity of tons of thousands of scientists. So tens of thousands of scientists, क्योंकि वो इतना complicated science है कि अभी हम उसको सब, मैंने आपको बार बार कहा है कि genetics is such a complicated और such a wide साइंस जिसको कि हम ये नहीं कह सकेंगे कि हम किसी दिन मतलब हम इस स्टेट में नहीं होंगे कि हम ये कह पाएंगे कि हमने पूरी जेनेटिक्स पढ़ ली, because it is including such an enormous data, such an enormous work, है ना। और ये सारी की सारी चीजें जो है इतने माइक्रोस्कोपिक प्लेस में रखी गई है कि हम उनको बड़ी आसानी से कोड एंड डिकोड नहीं कर सकते। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट विल रिक्वायर
tens and thousands of scientists from the various discipline, not only from biology, not only from genetics, from for the biochemist के लिए भी जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट वालों की भी जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स वालों साइंटिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, मैथमेटिशियन की भी जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे हमको कंपटीशन करना होगा कई चीजों के बारे में, और भी बहुत सारे डिसिप्लिन के साइंटिस्ट की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे जब तक इनकी हेल्प नहीं मिलेगी हमको, वी विल नॉट बी इन अ स्टेट कि हम हर चीज को आंसर कर पाए। ठीक है, तो tens of thousands of scientists from the various discipline in the public and private sector worldwide। कौन, ये भी नहीं कह सकते कि सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होने चाहिए, है ना, और ये भी नहीं कह सकते कि सारे के सारे प्राइवेट डिपार्टमेंट के हो, तो हमको सबकी जरूरत पड़ेगी, है ना। And one of the greatest impact of having HG, that is human genome sequence, will be enabling a radically new approach of biological research। कई अब तक अपन कई सारी चीजों के बारे में ऐसे ही एस्टिमेट कर रहे थे, अब हमारे पास में जीन्स हैं, उनके बारे में पता है। 50% ऑफ जीन्स का तो हमको फंक्शन ही नहीं पता है, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू रिवील, वो भी हमको पता करना है। तो यहाँ पे कई सारी चीजें हमको करने के लिए है। इन द पास्ट रिसर्चर स्टडीड वन और अ फ्यू जीन्स एट ए टाइम, है ना, उनके पास में ज्यादा इंफॉर्मेशन। अच्छा, एक बात अच्छे से समझ लेते हैं हम कि जो जो नॉलेज होती है वो मल्टीप्लाई होती है जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में। ठीक है, आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है, दूसरी कुछ इन्फॉर्मेशन है, तीसरी कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप इन सबको यूज करके चौथी पांचवी इन्फॉर्मेशन जल्दी से पता कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, या फिजिक्स में कुछ एप्लीकेशंस आपको, मतलब कोई डिवाइस आपको बनाना नहीं आता है, या आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना नहीं आता, तो आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे आपके पास बची हुई नॉलेज से। तो जैसे जैसे नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, द थिंग्स कैन बी इजीली एंड मच रैपिडली डिस्कवर्ड। तो पास्ट में जो इन्फॉर्मेशन को अपन को करने में काफी टाइम लग गया था, आगे हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये लिखा है, इन पास्ट रिसर्चर स्टडीड वन ऑफ ए फ्यू जीन एट ए टाइम, वन और अ फ्यू जीन। उनके पास इतनी इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि वो ज्यादा चीजों को पढ़ पाए, लेकिन अब अपने पास पूरा जीनोम है, तो हमको कई सारे जीन्स की लोकेशन के बारे में पता है, कई सारे जीन्स का फंक्शन पता है, लेकिन हम उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये फंक्शन कहाँ काम आएगा। मे बी दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन जो है कोई कोई टाइप का सब्सटेंस बनाता होगा, कुछ टाइप का कोई एसिड बनाता होगा, कुछ टाइप का बेस बनाता होगा, कुछ टाइप का अदर सब्सटेंस बनाता होगा, लेकिन हमको पता नहीं कि कहाँ काम आता है। तो वी मे बी जस्ट सिंपली ओवरलुकिंग इट, है ना। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा हमको इसके बारे में पता पड़ जाएगा। तो विद द होल जीनोम सीक्वेंस ए न्यू एंड हाईलाइटेड थ्रूपुट टेक्नोलॉजी, वी कुड अप्रोच द क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन अ मच मच ब्रॉडर स्केल। ठीक है, तो जैसे जैसे नॉलेज और हमारी बढ़ती जाएगी, हम इनको ज्यादा अच्छे से इलेबोरेट कर पाएंगे। वी कैन स्टडी ऑल द जीन्स इन अ जीनोम, फॉर एग्जांपल ऑल द ट्रांसक्रिप्ट इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और अ ट्यूमर। ठीक है, और हाउ टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स ऑफ द प्रोटीन वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ द ऑर्केस्ट्रेट टू केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लिखा है, लेकिन आप इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है ये। कई सारी जगहों पे जो है नंबर ऑफ प्रोटीन्स जो है, नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो काम कर रहे हैं साथ में। देखिए, हाउ टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड द प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। जब हम पढ़ रहे हैं कि एक सिंगल जायगोट है, उस सिंगल जायगोट से जो है सेल डिवीजन शुरू हुआ, है ना। एक से दो सेल बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, आठ से 16 बने, और उसके बाद में क्या है, हमने पढ़ा कि वो मोरूला बना रहा है, और मोरूला से ब्लास्टोला बना रहा है, ब्लास्टोला से कहाँ कहाँ है ये सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ब्लास्टोला से उसने गैस्ट्रोला बना दिया, गैस्ट्रोला से जो है 3 जर्मिनल लेयर बन गए, 3 जर्मिनल लेयर्स, एंड 3 जर्मिनल लेयर जो बनी है उनसे फिर जो है टिश्यूज बनने लगेंगे, और टिश्यूज से ऑर्गन्स बनने लगेंगे, एंड ऑर्गन से सिस्टम बनने लगेंगे। ये तो हमने बड़े आसानी से कह दिया, मेरे को लिखने में यहाँ पे नॉट इवन 1 मिनट मेरे को लगा। लेकिन आप सोचिए ना, अगर हम कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं तो कितने सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, एंड द पीपल आर ऑलवेज यूजिंग देयर माइंड, दो देयर आर सो मेनी मशीन्स, पर हम सारा काम मशीन के भरोसे नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू यूज आवर ब्रेन अलोंग विद इट। ठीक है, तो हम अपना दिमाग भी यूज कर रहे हैं, हम हमारा हाथ भी यूज कर रहे हैं, हमारे पैर भी यूज कर रहे हैं, मशीन भी यूज कर रहे हैं, हम उनकी उनको उनको साइमल्टेनियसली काम करा रहे हैं, तब कहीं जाकर के एक प्रोडक्ट बन के आता है। लेकिन फ्रॉम ए सिंगल सेल जायगोट हाउ ए बेबी इज फॉर्म, वहां तो न कोई आदमी है, न किसी का दिमाग लग रहा है, न किसी का हाथ लग रहा है। हाउ ए पर्टिकुलर सेल्स नो कि सेल नो कि भाई मेरे को आगे जाके क्या बनना है।
हाउ एपिडर्मल लेयर के सेल्स नोज कि भाई मेरे को स्किन बनाना है, कि मेरे को ब्रेन बनाना है, कि मेरे को आंख बनानी है, मेरे को नाक बनाना है, मेरे को कौन सा सेंसरी ऑर्गन बनाना है। हाउ सेल जो है मतलब जो पर्टिकुलर फंक्शन लेती है वो अपने किसी एंजाइम को एक्टिवेट करती है और बाकी एंजाइम्स को डीएक्टिवेट रखती है, कैसे होता है ये सब। अनदर एग्जांपल जहाँ ऑर्केस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस अपन ने क्लास 10th में पढ़ा, वी आर स्टडीड इन द क्लास 11th, वी आर स्टडीड दैट respiration is completing in so many different steps. There is a process of glycolysis, then decarboxylation, then Krebs cycle, and then oxidative phosphorylation, है ना, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑल। हाउ दे कम टू नो कि भाई ये स्टेप हो गया, अब हमारा है नेक्स्ट स्टेप हमारा है। आप किसी किसी इंडस्ट्री में देखेंगे तो देयर इज असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में क्या होता है, जैसे स्कूटर बनाना है तो स्कूटर बनाने की असेंबली में सबसे पहले इंजन बनाएंगे वो। तो इंजन है, इंजन के कितने पार्ट्स हैं उनको वो कनेक्ट करते चले जाएंगे। देन वो कंप्लीट हो जाएगा, वो असेंबली लाइन में अपने आप से आगे बढ़ जाएगा। देन उसमें व्हील कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो असेंबली लाइन में आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके अंदर कोई नया पार्ट बनेगा, तो one by one things are added, and then slowly it is completed. तो वहां पूरी असेंबली लाइन है, वहां हमको मालूम है कि इसके बाद ये होगा, लेकिन बॉडी में कैसे होता है ये सब। ऑर्केस्ट्रा से क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे एक एक ऑर्केस्ट्रा होता है या कोई एक म्यूजिक ग्रुप होता है, उसमें कई सारे प्लेयर्स हैं, है ना। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स हु आर प्लेइंग गिटार, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर प्लेइंग वायलिन, देयर आर सो मेनी हु आर प्लेइंग क्या कहते हैं ड्रम्स, एंड so many instruments are played. Now each of these instruments जो है they have their role to make a music. ना ऐसा नहीं है कि तबला वाला तबला ही बजाता चल जाए, गिटार वाला गिटार ही बजाता चल जाए, और वो उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, या मतलब वो लगा वो तो जिद पे आ जाए कि नहीं हम तो बजाएंगे। तो क्या हम एक मीनिंगफुल म्यूजिक बना सकते हैं? नहीं। तो हम वहाँ पे जानते हैं कि एक एक म्यूजिक डायरेक्टर होता है, वो सिंपली कुछ हाथ ऐसे करता है तो कुछ तेज बजाने लगते हैं, कुछ ऐसा करता है तो कुछ और करने लग जाते हैं, किसी को यूं कर देता है तो चुप हो जाते हैं, किसी को कहता है कि मतलब ऐसे ऐसे कर रहा होता तो वो कैसे तेज बीट्स हो जाती हैं, किसी की कम बीट हो जाती है। तो उनके हाथ जो है वो डिसाइड करते हैं कि वहां पे जो बैठे हुए हैं म्यूजिशियन वो क्या करेंगे। द सेम जो उनका इशारा है वो जब इस तरह से कर रहे होंगे तो किसी के लिए वो वॉल्यूम रेज करने के लिए होगा, किसी को काम शुरू करने के लिए होगा, किसी का काम बंद कराने के लिए होगा। तो देर इज अ कनेक्शन, देर इज वो हमने डिसाइड कर लिया। बॉडी में कैसे होता है ये सब, हाउ बॉडी डज दैट। तो ये जो है अभी हमको कई सारी चीजें हैं जो समझना बाकी है। वी कैन इवन से दैट वी हम अभी जेनेटिक्स के चाइल्डहुड में ही हैं। अभी हम ये नहीं कैसे हमने बहुत सारी चीजें जान ली है जेनेटिक्स की। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच। प्रोबेबली आप लोग जब तक आएंगे तब तक शायद हमारे पास 50% नॉलेज हो जाएगी जेनेटिक्स के बारे में, या कि 60%। ठीक है, बट फिर भी हम किसी भी दिन आई डोंट थिंक कि वन डे विल बी एबल टू से कि हमने पूरी जेनेटिक्स स्टडी कर लिया और हम चाहे जैसा बेबी बना सकते हैं, चाहे जैसा इंसान बना सकते हैं, कोई सा भी जीन कहीं से भी कहीं पे ला सकते हैं, कोई सा भी टाइप का फ्रूट बना सकते हैं एंड ऑल। इतना हमारे लेवल जो है जेनेटिक्स का शायद ही कभी पहुंच पाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी। तो ये जो है मतलब देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स, है ना, जो हम इसके अंदर जानेंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नाउ व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? असल में हम जानते हैं कि एवरी पर्सन हैज गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑन देयर फिंगर्स। ठीक है, कुछ लाइंस होती है फिंगर के ऊपर, इन लाइंस को हम फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। एवरी पर्सन हैज गॉट स्पेसिफिक लाइन, दुनिया में कोई नो टू पर्सन हैज गॉट द सेम टाइप ऑफ फिंगरप्रिंटिंग। तभी तो हम बड़े मजे से बड़े हम मोबाइल के अंदर ये हमने फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है, और ये हमारे फिंगरप्रिंट को गेस कर लेता है, और ये हमारे लिए मोबाइल खोल देता है। नॉट ओनली मोबाइल ओपनिंग द मोबाइल, रादर इट इज ऑल्सो रिवीलिंग ऑल द सीक्रेट्स विच आर देयर इन द मोबाइल। यू कैन इवन मेक पेमेंट। जैसे आपने किसी बैंक की साइट पे गए, आपसे वो पूछता है कि भाई आप उसको वैलिडेट करो, तो आप फट से अपना फिंगर यहाँ पे रखते हैं, बैंक की साइट खुल जाती है। आपको कोई पेमेंट करना होता है, फट से यहाँ पे रखते हो। तो वो कितना एश्योर किया होगा, जब किसी साइंटिस्ट ने प्रोग्राम बनाया होगा तो केवल इसलिए नहीं बना दिया कि हाँ भाई चलो ये हमारी तो बला टली उसका पेमेंट हो जाएगा। बिकॉज these are very high security डिवाइसेस, जो कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब उसको वो दे रही है प्रेसिशन कि भाई यहाँ जो 2% का फिंगर टिप है वो कभी भी, और फिंगर लाइंस है वो कभी भी सेम नहीं होगी। तो जो डिवाइस है उसमें जरा सी भी कोई गलती होगी, आप देख लीजिए ना, कभी आपकी उंगली वेट होती है तो वो पढ़ने से मना कर देता है।
है ना। कभी आपके उंगली के ऊपर ऑयल लग रहा होता है तो वो पढ़ने से मना कर देता, कभी आपकी उंगली छिल गई, कट गई तो मना कर देगा। तो यहाँ पे जरा सा भी इवन द सेंसेशन हैज गॉट लिटिल बिट मतलब दिस लाइन्स हैज गॉट लिटिल बिट क्या कहते हैं प्रॉब्लम, तो उसको रीड नहीं कर रहा होता। तो फिंगरप्रिंट जो है हमारा ये हाथों में जो मिलने वाले फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं, दे आर गिविंग ए वेरी हाई एक्यूरेसी। ठीक है। ये चीज को जब मालूम पड़ लिया था साइंटिस्ट लोगों ने, तो उन्होंने एक उसका तरीका ढूंढा कि ये क्राइम सोल्व करने में भी तो काम आ सकता है। मान लीजिए ये मोबाइल है और मैंने इसको सिर्फ टच किया है, तो व्हेन आई टच आई लीव माय फिंगरप्रिंट मार्क्स हियर। आपको दिख रहा है? नहीं दिखेगा। हाँ, दिख तो सकता है। यस, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंगल आप जो है मेरा फिंगर थंब का इंप्रेशन वहां पे देख सकते हैं। तो ये जो इंप्रेशन है जो हमारे फिंगर के रह जाते हैं, दैट वाज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द क्राइम फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। काफी टाइम से लोग बाग जो है अलग अलग तरह के क्राइम, इट में बी मर्डर, इट में बी थेफ्ट, इट में बी क्या कहते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, और मे बी कुछ मतलब कई सारी चीजों के बारे में जो है लोगों को इससे पता पड़ा, है ना। इसको उन्होंने यूज किया फॉर सॉल्विंग द क्राइम। आता है लाइट ही बंद। टेम्परेरी इंतजाम कर रखे हैं आपको पढ़ाने के लिए। ओके। तो क्राइम सॉल्व करने के लिए लोगों ने इस चीज को, ये जो स्पेसिफिसिटी है जो उंगलियों के फिंगर की प्रिंट्स हैं, इसको यूज करना शुरू किया। तो क्या होता है, जब भी कोई हम किसी भी चीज को टच करते हैं तो हम एक फिंगर मार्क वहां पे छोड़ देते हैं, और वो फिंगर मार्क जो है वो दे विल पिक द जो जो भी डिटेक्टर्स होते हैं, जो भी क्या कहते हैं क्राइम सॉल्व करने वाले लोग हैं, वो आकर के इन फिंगर मार्क को पिक करते हैं। एंड जो इनके पास में पहले कभी चोर वोर उन्होंने पकड़े होंगे, उनके ये इंप्रेशन उनके पास ऑलरेडी हैं, उनसे कंपेयर करते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है कि ये कोई हैबिचुअल क्राइम करने वाला है जिसने पहले कभी पकड़ा गया है, तो उसके निशान उसके पास होंगे। लेकिन ये जो फिंगरप्रिंटिंग का जो टेक्निक है ना, इट हैज वेरी मच लिमिटेशन। वी कैन नॉट सिंपली फाइंड आउट बाय फिंगरप्रिंटिंग की कोई बच्चे का फादर कौन है या मदर कौन है, या वो बच्चा किसका है। या अगर मान लीजिए कोई बस है, उसके अंदर एक 50 जने जा रहे हैं, और वो 50 जने जो है वो बस किसी तरह से इट कैचेस फायर और फॉल्स इनटू रिवर एंड ऑल पीपल डाई, एंड वन में से कि सर ये तो इसके अंदर फलाना पर्सन था और उसका इतने करोड़ का इंश्योरेंस था, भाई वो इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर देते कि भाई हमारे को इंश्योरेंस का पैसा दे, जबकि वो बच्चा वो आदमी वहां पे नहीं हो शायद। हमने पढ़े कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ लोग बाग जो है लोगों का मर्डर कर देते हैं और अपने कपड़े उसको पहना देते हैं और बोलते हैं कि भई वो पर्सन मर गया है, उसके पैसे दीजिए, है ना? तो ये ऐसे केसेस के अंदर फिंगरप्रिंट जो है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं रहता। मान लीजिए बॉडी को डैमेज कर दिया गया है, मान लीजिए उसका हाथ काट के ले गया कोई, हो सकता है कि उसको जला दिया गया है, हो सकता है उसकी बॉडी इतनी ब्रूटली डैमेज की गई है कि उसके अंदर कोई फिंगरप्रिंट बचे ही नहीं, ठीक है? क्राइम करते समय भी कई बार आदमी ग्लव्स पहन करके चल जाते हैं, नाउ देयर इज नो फिंगरप्रिंट लेफ्ट। कई बार क्या है वो अपने फिंगरप्रिंट्स को पहले ही डैमेज करके चल जाते हैं, सो जो जो फिंगरप्रिंट जो लगे हैं वो डैमेज रहेंगे, मे बी जैसे उसने ब्लेड वगैरह से कट वगैरह मार लिया है या उसने उसको जला दिया है या कुछ और कर लिया, सो दैट इन केस वो होते हुए भी या आप तो सिंपली वहां पे थोड़ी सी मिट्टी भर लीजिए, ठीक है, तब भी वो जो है फिंगरप्रिंट वहां पे नहीं रहेंगे, है ना। कोई क्रीम वगैरह लगा लीजिए कुछ भी, तो वो देयर आर वेरियस वेज बाय विच द फिंगरप्रिंट्स कैन बी फूल्ड, ठीक है। वैक्स के पिघले हुए वैक्स में भी हम उंगली डाल देंगे तो हमारी फिंगरप्रिंट तो कवर हो गया उससे, है ना, या फेविकॉल भी लगा लेंगे तो वो उससे कवर हो गया। तो यहाँ कई सारे तरीके हैं जिससे लोग जो है फिंगरप्रिंट वाले उसको तो चकमा दे देते थे, ठीक है। Moreover, fingerprint cannot tell us the parentage. Fingerprint cannot tell us the rape and the other such type of cases. Fingerprint cannot tell us about anything about the last क्या कहते हैं relative which is left any place and all. उसकी जगह पे हमने एक और नया स्कोप पढ़ा, हमने पढ़ा कि 99.9% of the DNA of any two person is matching in the world. They are exactly same.
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 99.9% मैच कर रहा है, एकदम एकदम सेम है, तो उसको हम कैसे यूज करेंगे। पर हम किस चीज को यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं 0.1% जो वेरी कर रहा है, वो कहाँ वेरी कर रहा है। 0.1%, दैट इज 3 × 10⁻⁷ बेस पेयर जो है वो वेरी करते हैं किसी भी दो इंसान के, वो तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन मिल रहे हैं हमको, ये वेरिएशन कहाँ पर है, एंड कैन बी कंपेयर देम। ठीक है, तो ये एक आइडिया था। एलेक्स जेफरी वाज अ साइंटिस्ट, है ना। उसके दिमाग में एक आइडिया आया उन फैमिलीज के लिए जिनके फैमिली के अंदर किसी किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट सम ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, और वहां हमने जाना कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि डिफेक्टिव जीन्स के कारण है, मे बी बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स और मे बी बिकॉज ऑफ द जीन्स। तो अगर वो हैं तो दे कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, those errors will pass from one generation to next। तो एलेक्स जेफरी साहब ने अच्छा उसी टाइम में हमने ये भी पढ़ा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द चिल्ड्रन विल गेट दैट डिजीज by mathematical calculation, pedigree analysis, and by the dominance or recessive or by sex link or autosomal disorders, we come to know कि कितना परसेंट ये डिजीज के अगले जनरेशन में जाने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटीज है। What is the probability of passing of this disease from one generation to next, ये हमको पता था, है ना। तो हम ज्यादातर केस के अंदर अब देख रहे होते हैं कि कम से कम 25%, कम से कम 50%, कम से कम 75%, कम से कम 33%, 66% चिल्ड्रन जो है वो हेल्दी हो सकते हैं, और दे मे बी कैरियर, दे मे नॉट बी सिंपली सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज। ठीक है, तो ऐसे कपल अगर शादी कर लें, है ना, अगर मैंने आपको पहले कभी बताया कि जेनेटिक ये जो इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन को हम एक अच्छा टूल्स की तरह यूज कर सकते हैं कि वेदर द दोस टाइप ऑफ कपल शुड गेट मैरिड और नॉट। ठीक है, तो ये एक क्या कहते हैं, मतलब एक तरह की काउंसलिंग होती है, जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, तो जेनेटिक काउंसलिंग में क्या होता है, वी आर सिंपली टेलिंग द कपल और वी आर टेलिंग द पीपल हु जस्ट वांट टू गेट मैरिड, उनको हम सिर्फ ये बताते हैं कि भाई आप शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, नहीं करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशन, नहीं करेंगे तो फिर होने ही। ठीक है, तो हम उनको ये सजेशन दे सकते हैं कि भाई अगर ठीक है आप शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू यूज एनी ऑफ द ART मेथड टू एक्सपेंड योर फैमिली इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर ओन गैमेट्स। फिर भी वो बोले कि नहीं हम तो अपना ही गैमेट रखेंगे, हम क्यों किसी और का गैमेट ले, और हम क्यों, हमारे हमारे मन में हमेशा ये रहेगा कि हम किसी और के बच्चे को पाल रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर कपल के लिए हम ऑप्शन दे सकते हैं कि ठीक है भैया फिर आप शादी कर लीजिए और आप फैमिली भी एक्सपेंड कर लीजिए, बट there is a certain percentage of chance where your child may have that defect। तो जेफरी साहब ने उसका एक तरीका निकाला, उन्होंने कहा यार ऐसे कैसे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को बीमारी होगी कि नहीं। तो ये तो अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया कि कितने परसेंट बच्चों में वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देन एक एक प्रैक्टिस है जिसको अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, है ना। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इट्स अ फ्लूइड व्हिच इज सराउंडिंग द फीटस इन यूट्रस। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हमने पढ़ा था देर आर सर्टेन सेल्स फ्रॉम द एम्ब्रियो ऑलवेज प्रेजेंट। एम्ब्रियो में से कुछ सेल्स जो है वो फ्लूइड में आ जाते हैं, एंड वी हैव पुट अ बैन इन द टेस्टिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड because it was having a malpractice of detecting the sex of unborn child। और लोग क्या करते थे, मालूम कर लेते थे कि गोइंग टू बी चाइल्ड जो है, द गोइंग टू बॉर्न चाइल्ड जो है वो फीमेल चाइल्ड होगी, तो वो उसको अबॉर्ट करा लेते थे। तो अब हमने क्या प्रैक्टिस करा कि उसको बैन कर दिया। एलेक्स जेफरी ने इसी चीज को यूज करा, उसने कहा कि अपन को क्या करना है, हमको क्या करना है, हम जो है वो जो चाइल्ड जब 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 लेडी प्रेग्नेंट होगी, कंसीव्स, उस केस के अंदर क्या होगा, उसका एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे। एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कुछ सेल्स रहेंगी। ठीक है, उन सेल्स को अपन निकालेंगे, फीटस की सेल्स, फ्रॉम फीटस। उस सेल्स का अपन डीएनए निकालेंगे। ठीक है, और वो डीएनए जिसके अंदर डिफेक्ट होता है ना, हमको मालूम है ह्यूमन जीनोम को हमको स्टडी करके मालूम पड़ेगा कि भाई पर्टिकुलर डिजीज के लिए या पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कहाँ पे वो जीन मिलता है।
Now whether the gene is normal gene or is a defective gene, we can come to know. Suppose मानते हैं कि भाई ह्यूमन के लिए कोई सा भी एक डिजीज है, उसका जो जीन है वो 5th नंबर के क्रोमोसोम पे सो एंड सो प्लेस से सो एंड सो प्लेस मिलता है, हमको मालूम है। तो हम ये जो चाइल्ड का सेल अपन ने लिया, उसका वो वाला क्रोमोसोम निकालेंगे 5th नंबर का क्रोमोसोम, और उसको उस लोकेशन से काट लेंगे और उसको एक हेल्दी आदमी के डीएनए से कंपेयर करें। This is the DNA from a child and this is the DNA from a healthy person or from human genome. तो ह्यूमन जीनोम में हमको मालूम है कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, और यहाँ जो चाइल्ड है उसके अंदर सीक्वेंस क्या है। इफ द सीक्वेंस इज डिफेक्ट मतलब डिफरेंट, तो हो सकता है कि इट में लीड टू ए डिजीज। तो ऐसे केस के अंदर हम उस पर्सन को, उस कपल को, उस फैमिली को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आपका जो बच्चा होने वाला है उसको ये डिजीज तो होगी, तो आप इसको लाना चाहते हो नहीं लाना चाहते हो आप डिसाइड कर लो। तो एलेक्स जेफरी ने ये तरीका ढूंढ के निकाला। तभी एलेक्स जेफरी के दिमाग में ये भी आया कि जब ये है तो वो जो 0.1% का डिफरेंस है वो भी तो कोई काम आ सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। और उसके बारे में उनको ये तो पता था, देखिए जीनोम स्टडी करने से हमको मालूम पड़ा है कि ये 0.1% का डिफरेंस है वो मेनली कहाँ पर है, वो रिपीटेड यूनिट का है, रिपीटेड क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स है, पॉलीमॉर्फिज्म का है। तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टडी करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म जो भी मिल रहा है, जैसे ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर सपोज दिस है डीएनए एंड यहां से यहां तक कोई जीन है, देयर इज अ जीन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, देयर इज अ जीन फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। इसके बीच में मान लीजिए 1000 यूनिट्स जो है वो रिपीटेड यूनिट्स है, ठीक है। इट कैन बी 1000, इट कैन बी 200, इट कैन बी 500, इट कैन बी 270 और इट कैन बी 820, जो भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। ये जो है वो दुनिया के केवल उन्हीं पर्सन के अंदर सेम हो सकते हैं जो लाइन ऑफ डिसेंड में आए हैं। मतलब जो मेरे में जीन है वो या तो मेरे मदर में होंगे, या तो मेरे मदर में होंगे या मेरे फादर में होंगे, उनमें से आया होगा मेरे में। ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम अगर फादर का है तो फादर का जीन में क्या कहते हैं क्रोमोसोम से आया ये, और अगर ये मदर का है तो ना क्रोमोसोम तो क्या है वो क्या कहते हैं क्रॉसओवर भी होते हैं। तो इस क्रोमोसोम में सर्टेन पार्ट ऑफ मे बी ऑफ माय फादर और सर्टेन पार्ट ऑफ माय मदर, ठीक है, तो वो हो सकते हैं। तो अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो रिपीटेड यूनिट है यहाँ पे, उसमें मत जाइए, इसके साइन पे उसके हिसाब से तो ये 4 ही होने चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे काफी सारी यूनिट्स है। ये जो यूनिट्स है आइदर इट मस्ट कम फ्रॉम माय फादर और माय मदर, उनके अंदर वो उनके फादर या उनके मदर से आया होगा, उनके अंदर वो उनके फादर और मदर, तो मतलब ये केवल लाइन ऑफ डिसेंट में सेम हो सकते हैं। बट जो दो बिल्कुल डिफरेंट लाइन ऑफ डिसेंट में आ रहे हैं उनके अंदर ये कभी भी सेम नहीं होंगे। नो टू पीपल हु आर फ्रॉम द टू डिफरेंट लाइन ऑफ डिसेंट दे विल नेवर हैव दिस यूनिट सेम, ठीक है। So it can be used as a tool to find out any defect which is prevailing in a family, ठीक है। कुछ चीजों के बारे में हमको पता करना है तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन हमको तो पता ही है, इसके भी आगे जाकर के बहुत सारी चीजें पता करनी होती है। जैसे हम चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने चोरी करी तो किसने करी, जरूरी थोड़ी कि घर वालों ने करी होगी, और घर वालों ने करी तो हम पता ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड यूनिट जो है मुझ में और मेरे फादर में और मेरे बच्चों में एकदम सेम हो गए, तो कौन है उनमें से चोर? इज इट फादर, इज इट मी और इज इट माई चाइल्ड? तो हमको ये पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस केस के अंदर। बट जो रिपीटेड यूनिट है वो टू अनरिलेटेड पीपल के अंदर हमेशा डिफरेंट रहे, सो वो एक्यूरेटली बताएंगे हमको कि कौन पर्सन है, हु इज द पर्सन इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर क्राइम, ठीक है। इवन इफ इन दिस केस जब लाइन ऑफ डिसेंट के अंदर ये आ रहे हैं सेम, तब भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम जो है ये अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग जगह से उठाएंगे तो दे विल वेरी, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द 100% पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम फ्रॉम आवर मदर और फादर एग्जैक्टली सेम, क्योंकि फादर मदर के अंदर भी 2 क्रोमोसोम थे, उनके फादर का और उनका मदर का, उनमें भी कहीं ना कहीं रिपीटेशन मतलब क्रॉस ओवर हुआ होगा, तो इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा वहां पे अगर मिल रहे हैं तो फिर ये बच्चे के अंदर वेरिएशन लेके आए।
आप उसको छोड़िए, आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2% के अंदर पूरे की पूरी लेंथ ऑफ क्रोमोसोम के अंदर कहीं पे भी सिमिलरिटी नहीं आ सकती, इवन इफ दे आर, मतलब दे आर क्या कहते हैं वो, ब्रदर्स और सिस्टर्स हो, ठीक है, अनटिल अनलेस दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर तो वो हमेशा सेम रहेंगे। तो जेफरी साहब ने इसको यूज किया, इन्होंने इसको यूज किया एज ए क्राइम सॉल्विंग टूल। 3 मिनट्स का टाइम है हमारे पास, हाँ। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया उन्होंने, उन्होंने जो है ब्लड सैंपल या कोई भी ऐसी सैंपल जिसमें कि डीएनए मिलता हो, क्राइम सीन से उठाया। इट में बी ब्लड, इट में बी सीमन, इट में बी स्पिट, इट में बी स्पुटम, कॉफ वगैरह जो होता है, इट में बी हेयर फॉलिकल, इट में बी स्किन। मान लीजिए कोई झगड़ा कर रहा है, लड़ाई झगड़ा हुआ, गुत्तम गुत्ते हुए हैं, तो कुछ नाखून भी गड़ा होगा कहीं, तो यहाँ पे कुछ सेल्स आ जाते हैं। अगर कोई लड़े हैं, बाल पकड़ लिया हो अपनी जान बचाने के लिए, तो वायल के बीच में हेयर फॉलिकल आ जाएंगे। कोई रेप का केस होगा तो वहां सीमेन वगैरह होगा। कहीं कोई कोई क्या कहते हैं, चोरी चकाने, मर्डर वर्डर कुछ और करने आया और उसको फांसी वांसी है, उसने स्पिट वगैरह कराया, सिगरेट वगैरह जलाया, तो उसके अंदर बर्ड्स के अंदर कुछ सेल्स रहेंगे, ठीक है। सम समवेयर इज ड्रैंक वाटर, तो उसके लिप्स में से कुछ सेल्स वहां पे रहेंगे। तो देयर मे बी मिनिमम 1, 2 और फ्यू सेल्स डेफिनेटली बी देयर समवेयर और अदर। यही सेल उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगा। हमने क्या करना है, वो सेल्स उठाना है, उस सेल्स का डीएनए सेपरेट करना है, उस डीएनए को एम्पलीफाई करना है। मतलब क्योंकि वो इट में भी 1 सेल, इट में भी 5 सेल्स। हेयर फॉलिकल, अगर किसी के हाथ में एक बाल आ गया, उस बाल का जड़ है, जड़ में कुछ लिविंग सेल, कुछ सेल्स होंगे, उस सेल्स का अपन ने डीएनए निकाला, इट में बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई करने के बाद हम कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोम चूज कर लेंगे, जैसे हमने 5th नंबर, 7th नंबर, 9 नंबर, 20 नंबर, ऐसे क्रोमोसोम चूज कर लिए। चूज करके हम कुछ वीएनटीआर चूज करेंगे, कौन कौन सी जीन्स के बीच का वीएनटीआर है, उनको हम डिनोट कर लें। ये हमारे पास क्रिमिनल का डेटा आ गया है। अब हमको जिस जिस पे शक है उनको पकड़ना है, उनका सैंपल ले लेना और सेम प्रोसेस उनके साथ रिपीट करना, एंड देन देयर डीएनए टू बी मैच्ड। सो इफ इट इज द रियल पर्सन, जो क्रिमिनल है, वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। एंड इफ इट इज नॉट, तो इट विल नॉट मैच, देन वील हैव टू लीव देम, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिस। ये मीटिंग के बाद नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम इसको इलाबोरेट करते हैं।